हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ श्री राम टेक्निकल क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका मित्र रीजनिंग एजुकेटर मनीष नापे तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, नन अदर देन कैलेंडर। आज हम शुरू करने वाले हैं कैलेंडर। और देखो दोस्तों, कैलेंडर के रिगार्डिंग एक बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। और चलिए विदाउट डिले मोमेंट आज के सेशन का दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। तो कैलेंडर, और देखिए कैलेंडर में सबसे पहला प्रश्न जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला ही प्रश्न यह है कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है। निम्न में से सही शब्द कौन सा है। चलिए यहाँ दोस्तों कुछ ऑप्शंस आपके लिए मैं दे रहा हूँ। CALANDAR, CALENDAR। बताइए निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है। एक सही शब्द का चुनाव करना है। तो दोस्तों यहाँ जो करेक्ट वर्ड आपका होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? CALENDAR। तो दोस्तों इसको कैसे याद रखना है? CALENDAR। इट मीन्स जो कैलेंडर वर्ड है दोस्तों, इस कैलेंडर वर्ड के अंदर जो वॉल्स आते हैं आपके आते हैं AEA। जितने भी आपके क्वेश्चंस आपने देखे होंगे दोस्तों, बेसिकली जैसे इंजीनियर का वर्ड है, ठीक है, और मैनेजर है, टीचर है, ये सारे के सारे ER पर एंड होते हैं। लेकिन कैलेंडर का जो वर्ड होगा दोस्तों वो AR पर क्या होगा? एंड होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। कैलेंडर, हम जिस कैलेंडर की बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इस कैलेंडर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो आप जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कैलेंडर का जो नाम है दोस्तों वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा है भाई? ग्रेगोरियन कैलेंडर। दोस्तों इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर। दूसरी बात, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर है दोस्तों। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर अगर कोई है तो दोस्तों वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अच्छा इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसे बनाया था पॉप ग्रेगोरी ने। इसे बनाया था पॉप ग्रेगोरी 13, जो कि रोम के पॉप थे। कहाँ के थे बच्चों? ये रोम। क्लियर है? और बनाए ना जो दोस्तों इन्होंने इसको बनाया था वो बनाया था सन 1582 ईस्वी के अंदर। बोलो क्लियर है? सन 1582 ईस्वी में रोम में वेटिकन सिटी के अंदर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। उस चर्च का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है उसे हम कहते हैं पादरी। वहाँ के पादरी का नाम था पॉप ग्रेगोरी 13। क्लियर है? और इसने इस कैलेंडर को बनाया था किसमें? सन 1582 ईस्वी में। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछता हूं द गैजेट ऑफ इंडिया में, द गैजेट ऑफ इंडिया में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, यानी कि भारत के राजपत्र के अंदर किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है, तो भी आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रेगोरियन कैलेंडर।
बोलो क्लियर है। भारत के राजपत्र के अंदर भी दोस्तों इसी कैलेंडर को मान्यता दी गई है। लेकिन अगर बहुत छोटा सा साधारण सा प्रश्न आपसे पूछूं, बताओ भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है दोस्तों वो कौन सा है? और वो है आपका शक कैलेंडर। बोलो बात समझ में आ गई? वो कौन सा है? शक कैलेंडर है। तो कुछ बहुत बेसिक सी बातें अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर तो दुनिया में बहुत सारे हैं दोस्तों। हिजरी कैलेंडर है, ठीक है। उसके अलावा माया कैलेंडर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों भारत में जो पंचांग है यानी कि उसका नाम आपने सुना होगा, विक्रमी संवत का नाम आपने सुना होगा। ये सभी दोस्तों कैलेंडर्स हैं। तो कैलेंडर, हम जिस कैलेंडर की बात करने वाले हैं या जिस कैलेंडर के रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर पर एंड होने वाला। क्लियर है? जनवरी से लेकर दिसंबर पर एंड होने वाला कैलेंडर। महीनों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहां मंथ की संख्या होगी 12। मंथ कितने होंगे भाई? 12 होंगे। बोलो क्लियर है? और इन 12 महीनों के अंदर दोस्तों, इन 12 महीनों में दिनों की संख्या जो होगी वो या तो आती है दोस्तों 28, या आती है 29, या कुछ महीने होते हैं 30 के और कुछ महीने होते हैं 31 के। इनकी हम डिटेल वाइज विषयवार चर्चा जो है दोस्तों आगे वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी केवल इतना ध्यान रखिए कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका महीना होता है, 12 महीनों का कैलेंडर है अपना ये। क्लियर है? उसके अंदर दोस्तों कुछ महीना तो ऐसे हैं जो 31 के होंगे, कुछ 30 के हैं, कुछ आपके 29 का महीना भी होता है, 28 का महीना भी होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कैलेंडर को रिलेट करती हुई चल रही है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1 जनवरी 01 AD, और यहाँ अगर पूछा जाता है तो दोस्तों यहाँ कौन सा वार होगा? यहाँ हो जाएगा भाई मंडे। क्या होगा? मंडे यानी कि सोमवार। अब आप कहेंगे सर ये 1 जनवरी 1 AD का मतलब, देखो पहली तारीख, पहला महीना, पहला ही वर्ष, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से कैलेंडर के स्टार्टिंग का डे। क्या हो गया दोस्तों? कैलेंडर के शुरुआत का दिन, कैलेंडर के शुरुआत का दिन। बोलो क्लियर है? ये हो गया बच्चों कैलेंडर की शुरुआत का दिन। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जिस समय कैलेंडर स्टार्ट हुआ उस समय शुरुआत का जो दिन था वो कौन सा है, तो वो क्या आंसर करोगे? सोमवार। अब देखो यहाँ एक वर्ड आया है दोस्तों। क्या वर्ड आया है यहाँ पर? एक वर्ड आया है बच्चों एडी। तो सबसे पहले इस एडी के बारे में पढ़ेंगे कि एडी क्या है दोस्तों। तो एडी इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ एनो डोमिनी। तो एडी इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ एनो डोमिनी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिए, आप कहेंगे सर ये क्या कहना चाहते हो आप? तो मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपन CBI लिखते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो को हम IB लिखते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से जो एनो डोमिनी है, एनो डोमिनी, इसी का ही शॉर्ट एंडेड फॉर्म क्या है दोस्तों? एडी है। क्लियर है? इसे हम ईस्वी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई साहब? ईस्वी के नाम से। आप ईस्वी भी इसे कह सकते हो, देखो। क्लियर है? तो ये हो गया दोस्तों एनो डोमिनी। और एनो डोमिनी का मीनिंग क्या है? तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एनो डोमिनी है वो एक लैटिन फ्रेज है। क्या है भाई? ये लैटिन फ्रेज है। ये दोस्तों एक लैटिन फ्रेज है, और इस लैटिन फ्रेज का जो मीनिंग है वो है इन द बर्थ ईयर ऑफ, इन द
बर्थ ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के वर्षों में। इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों? ईसा मसीह के जन्म के वर्षों में। बोलो, बात समझ में आ गई? ईसा मसीह के जन्म के वर्षों में, यानी कि दोस्तों ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म, तो दोस्तों जिस बिंदु पर ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले के समय को कहा जाता है दोस्तों बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व, हम क्या कहेंगे इसे? ईसा पूर्व। बोलो क्लियर? ईसा पूर्व हम लिखते हैं इसको, यानी कि क्लियर है। और ईसा मसीह के जन्म का जो बाद का समय है दोस्तों उसे कहा गया एडी। उसे क्या कहा गया? एडी कहा गया। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसके पहले के समय को कहा गया बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और यह है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो एडी का मतलब एक प्रकार से हो जाता है दोस्तों ईसवी। क्या है? ईसवी। क्लियर है? और एडी का जो फुल फॉर्म हो गया वो क्या हो गया? एनो डोमिनी। और मैंने क्या कहा? ये एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो उसके बाद के वर्षों के अंदर जितने भी वर्ष हैं वो सब के सब क्या कहे गए? एडी कहे गए। बोलो, बात समझ में आ रही है? जैसे मैं बात करूं तो दोस्तों आज जो अपनी तारीख है बच्चों वो है 10 अप्रैल और 2023। जैसे मान लो आज अपनी तारीख ये है, ठीक है, ये अपनी आज की तारीख है। अब मैं कहूंगा 10 अप्रैल तो हो ही गया, लेकिन 2023 है ना दोस्तों, ये 2023वां जो साल है, 2023वां जो ये वर्ष आया है, ये वर्ष दोस्तों एडी कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? एडी। मतलब ईसा मसीह के जन्म से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 2023 वर्ष हो गए। बोलिए, आपको बात समझ में आ रही है? तो बहुत साधारण शब्दों में दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कैलेंडर की शुरुआत का दिन जो होता है वो सोमवार है, यानी कि 1 जनवरी 1 को सोमवार था। और यहां मैंने एक वर्ड लिखा था एडी। एडी इज द एब्रीविएशन फॉर्म ऑफ एनो डोमिनी। एडी क्या है? शॉर्टेंड फॉर्म है दोस्तों एनो डोमिनी का। एनो डोमिनी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के वर्षों में। तो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके पहले के जितने भी वर्ष थे उन सबको कहा गया बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और इनके जन्म के बाद के जितने भी वर्ष आ रहे हैं दोस्तों, ये सबके सब कहे जाएंगे एनो डोमिनी, यानी कि एडी। क्लियर है? तो कुछ बेसिक बातें थी, उनको ध्यान में रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, सबसे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दूसरी यहां पर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा क्या है। तो 1 जनवरी 1 एडी को क्या वार था भाई? सोमवार था। और दोस्तों सप्ताह का पहला वार जो होगा वो हमेशा सोमवार होगा। अब इस बात को लेकर भी टीचर्स में काफी ज्यादा मतभेद है कि सर सप्ताह का जो वार है पहला वो सोमवार क्यों है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कुछ बातों को बता रहा हूं। जैसे अगर आप गूगल पर सर्च वगैरह करते हैं कहीं पर भी व्हाट इज द वीक्स नेम जैसे डालते हैं तो दोस्तों वहां लिखा हुआ सबसे पहले आता है SUNDAY। और बेसिकली हमने स्टार्टिंग की इनसे बुक्स वह हैं जो उनमें पढ़ा भी होगा SUNDAY, संडे, रविवार MONDY, और जाके सैटरडे पर खत्म हो रहा है। तो कई बच्चों को या कई टीचर्स को गलत इंटरप्रिटेशन है कि जो फर्स्ट डे होता है वो संडे होता है। लेकिन ध्यान से समझिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कैलेंडर इन ग्रेगोरियन, दैट इज यहां से देखिए तारीखों का प्रारंभ हुआ है। 1 जनवरी 1 को हमने क्या बनाया कैलेंडर में? सोमवार। ऑफ ग्रेगोरी ने 1 जनवरी 1 को क्या कहा? सोमवार कहा। तो यहाँ तारीखों का स्टार्ट हो रहा है, तारीख स्टार्ट हो गई। महीनों का प्रारंभ भी हुआ है, देखो जनवरी का महीना प्रारंभ हो गया। साल भी स्टार्ट हो गया दोस्तों, पहला साल स्टार्ट हो गया। तो बताओ सप्ताह का प्रारंभ भी हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ सप्ताह का प्रारंभ हो गया। और सप्ताह का जो पहला वार है बताओ वो कौन सा बना आपका? मंडे बना। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसी कारण से दोस्तों सप्ताह का जो वार है पहला वो क्या कहा जाएगा? सप्ताह का पहला वार कह दो, पहला दिन कह दो, क्या कहा जाएगा भाई? सोमवार कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी।
अब अगले विषय की अपन बात करते हैं। क्लियर है? देखिए तो दोस्तों कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ईयर्स। क्या है भाई? ईयर्स, यानी कि वर्ष। वर्ष, ठीक है। और अगर वर्षों की बात की जाए तो कैलेंडर में जो वर्ष है बेटा वो कितने प्रकार के होंगे? वर्ष दोस्तों अपने पास में होते हैं बेसिकली दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वर्ष अपन पढ़ने वाले हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक तो होता है आपका साधारण या सामान्य वर्ष। जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनरी ईयर। क्लियर है? इसे कहेंगे बच्चों ऑर्डिनरी ईयर। एक तो ये हो गया। एक होता है दोस्तों आपका लीप वर्ष। लीप वर्ष, और इसे कहा जाता है दोस्तों अधिवर्ष। इसे हम अधिवर्ष के नाम से भी जानते हैं। अधिवर्ष आप कह दीजिए, या दोस्तों लीप ईयर, लीप ईयर आप कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो दो प्रकार के वर्ष हो गए। अब दो प्रकार के वर्षों में सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा। देखो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो साधारण वर्ष कहा किसे जाता है भाई? यहां लिख रहे हैं इसकी डेफिनेशन। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है वह वर्ष साधारण वर्ष कहलाता है। इसमें फरवरी 28 दिन की तथा वर्ष में 365 दिन होते हैं। भाई वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाता है उसे हम सामान्य या साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी 28 दिन की तथा वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर उदाहरण की दोस्तों मैं बात करूं यहां, तो देखिए मैंने कहा 1974, 1995, 2023, 2017, ये सब के सब वर्ष कैसे हैं दोस्तों? साधारण है। और एक नोट लगाकर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहां पर समझनी है कि एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन होता है। एक साधारण वर्ष में कितने भाई? 52 सप्ताह है, वह एक दिन होता है। अब देखिए अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ष साधारण है, तो दोस्तों 4 का भाग लगाकर हम पता करेंगे। क्लियर हो गया क्या? ये समझ में आ गया। अब इधर आ जाइए, इधर हम बात कर रहे हैं कौन से वर्ष की दोस्तों? लीप वर्ष की। भाई किसकी बात करेंगे इधर बच्चों? हम बात करें लीप वर्ष की। वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है। वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है वह लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है। वह लीप वर्ष या अधिवर्ष कहलाता है।
इसमें फरवरी 29 दिन की तथा वर्ष में 366 दिन होते हैं, तथा वर्ष में 366 दिन होते हैं। बोलो क्लियर है। यहां अगर उदाहरण की मैं बात करूं, उदाहरण तो देखिए जरा, मैंने कहा 1972, 1996, 2024, 2016। बोलो क्लियर है। ये सारे के सारे वर्ष कैसे हैं बच्चों? लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट, क्या कि एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह है, वह 2 दिन होते हैं, 2 दिन होते हैं। अब ध्यान से मेरी बात समझिए। अच्छा मुझे बताओ 7 दिनों का कितना सप्ताह? तो आप कहेंगे सर 7 दिन में तो 1 सप्ताह होता है। क्लियर है। मैंने कहा बताओ भाई 14 दिनों में कितने सप्ताह? 14 दिन में कितने सप्ताह? तो आप क्या कहोगे सर 2 सप्ताह होते हैं। मैंने कहा भाई 21 दिनों में कितने सप्ताह होंगे? तो आप कहोगे सर 3। मैंने कहा 28 दिनों में कुल कितने सप्ताह हो जाएंगे? तो आप कहोगे 4। ये 28 दिनों में 4 सप्ताह कैसे निकल कर आ रहे हैं? अगर दिनों की संख्या में 7 का भाग लगा दिया जाए तो मुझे सप्ताह पता लग जाएंगे। दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर मुझे सप्ताह पता लग गया। अरे भाई 7 दिनों का 1 सप्ताह, तो दोस्तों 14 दिन में लगा दिया 7 का भाग तो कितने सप्ताह आ गए? 2। और 21 में 7 का भाग लगा तो सप्ताह आ गए 3। 28 में 7 का भाग लगा दिया दोस्तों, मेरे पास आ गए 4 सप्ताह। इसी प्रकार 365 में जब मैं 7 का भाग लगाता हूं तो दोस्तों मुझे मिलेगा 7 पंजे 35, बच गया 1, 5 उतार लिया अपन ने, 7 दूनी 14 और 1, तो भाई 52 सप्ताह तो पूरे पूरे, और साथ में 1 दिन बचता है। किसमें भाई? साधारण वर्ष में। अब यहां दिनों की संख्या अगर 366 होगी तो दोस्तों रिमाइंडर बचेगा 2, वही 52 सप्ताह, लेकिन रिमाइंडर कितना रहेगा? 2 रहेगा। किसमें भाई? लीप वर्ष। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया ना? तो दोस्तों साधारण वर्ष में तो 52 सप्ताह व 1 दिन होता है, और लीप वर्ष में बच्चों 52 सप्ताह व कितने होंगे भाई साहब? 2 दिन होते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बात की हम चर्चा करते हैं। देखो देखो दोस्तों ध्यान से समझना। तो यहां एक छोटा सा एक प्रश्न मैं ले रहा हूं दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? जैसे मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए 1754, ऑप्शन नंबर बी 1738, ऑप्शन नंबर सी सन 1974 और ऑप्शन नंबर डी सन 1952। बताओ भाई। तो क्या करेंगे दोस्तों? हम लगाएंगे यहाँ 4 का भाग। क्लियर है? तो लगाओ। और देखो 4 से भाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स में ही 4 का भाग लगा दो। लास्ट के कितने? 2 डिजिट में, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं और पता करते हैं कि भाग पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरी तरह भाजित हो जाते हैं तो वो संख्या भी 4 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? भाजित हो जाएगी। क्या यहाँ 54 में 4 का भाग जा रहा है क्या? तो देखो भाई 4 एकम 4, 1 रिमाइंडर, और 14 में जब 4 का भाग दूंगा तो दोस्तों पूरा पूरा नहीं जाएगा, 4 तिया 12, 2 रिमाइंडर बच गया भाई, भाग पूरा पूरा नहीं गया। यहाँ 4 नाम 36 होता है दोस्तों, रिमाइंडर 2 बच गया।
4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचा, 3 के साथ में दोस्तों 4 उतार लिया, 34 हो गया, 4 अट्ठे 32। यहां पर भी रिमाइंडर कर दो या शेष कर दो बेटा, कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। यहां 4 दूनी 8, 1 बचा, 12 हो गया, और 4 तिया 12। दोस्तों यहां 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, इसीलिए ये वाला वर्ष क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। लेकिन देखिए रटना नहीं है, बातों को समझना है। हम बात कर रहे थे साधारण लीप वर्ष की, क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? थोड़ा देखिए दोस्तों, ये कैलेंडर जिस प्रकार से मॉडिफाई किया गया है उसकी गहनता को ध्यान से समझिए। देखो, तो आपने एक बात पढ़ी होगी दोस्तों, एक पढ़ा होगा सौर वर्ष। क्या पढ़ा होगा भाई? सौर वर्ष, है ना? यानी कि पृथ्वी, बताओ, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 सही 1/4 दिन लेती है। बताओ बात सही है कि नहीं है दोस्तों? याद करो बचपन की वो घटना जब आपने किताब में पढ़ा था। बताओ सौर वर्ष में होते हैं 365 सही 1/4 दिन। मतलब पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लेती है? 365 सही 1/4। तो जब पृथ्वी घूमी तो दोस्तों वो 365 सही 1/4 दिन गई। अब 1/4 दिन का मतलब हो गया दोस्तों कितने घंटों से भाई साहब? 6 घंटों से। कितने घंटों से हो गया दोस्तों? 6 घंटे से हो गया। मतलब 365 दिन तो पूरा पूरा घूम रही है, उसके साथ 1/4 दिन और जाती है। अब 1/4 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 दिन में घंटों की संख्या हो गई 6। मतलब 365 दिन तो पूरे पूरे, और साथ ही साथ दोस्तों 6 घंटे और एक्स्ट्रा घूम रही है लगभग। इसी प्रकार से दूसरा जो साल आया उसमें भी 365 सही 1/4 घूमी। तीसरे साल में भी दोस्तों 365 सही 1/4 घूम रही है। और हर साल पृथ्वी जो है सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने में 365 सही 1/4 दिन लेती है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि 365 दिन तो पूरा पूरा घूम रही है, साथ ही साथ दोस्तों 1/4 दिन और जा रही है, तो क्या कभी आपने ऐसा बोला है कि आज 1.25 दिन है? बताओ, हम नहीं बोलते बच्चों। तो पॉप ग्रेगोरी ने क्या किया दोस्तों, ये 1/4 दिन कह दो या 6 घंटे कह दो, उसने यहां से छोड़ दिए। ये 6 घंटे यहां से उसने हटा दिए। क्यों? क्योंकि ये दिनों की गणना को खराब कर रहे थे दोस्तों। 365 दिन तो पूरा पूरा सही चला गया, लेकिन 6 घंटे और चले गए जो पूरी की पूरी दिन की जो कैलकुलेशन थी उसको बिगाड़ रहे थे। तो ग्रेगोरी ने 6 घंटे यहां छोड़ दिए, 6 घंटे यहां छोड़ दिए, 6 घंटे यहां से भी क्या कर दिए बच्चों? उसने हटा दिए। 6 घंटे यहां से भी क्या कर दिया? हटा दिया। और एक बार के लिए दोस्तों मैं 6 घंटे यहां से बैठा दूं तो बताओ 4 सालों में कुल कितनी बार 6 घंटों को हटा दिया दोस्तों? 4 बार हटा दिया। अब चूंकि जो समय है दोस्तों, हम समय को छोड़ नहीं सकते, और 6 घंटों को 4 से गुणा करते ही दोस्तों 24 घंटे मिल जाते हैं मुझे। और 24 घंटों का क्या हो जाता है भाई? एक दिन बन जाता है। 24 घंटों का कितना बन जाएगा बेटा? एक दिन। बोलो बात समझ में आ गई क्या? और जो छोड़ा गया समय था, पॉप ग्रेगोरी ने सीधे आकर चौथे साल में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो दोस्तों यहां दिनों की संख्या कितनी हो गई अब? 366। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां दिनों की संख्या 365 के स्थान पर क्या हो गई? 366। और कैलेंडर भी सही हो गया और दिन की गणना भी क्या रही? ठीक रही। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 ती 18, और इसके भी 6 घंटे मिला दें तो दोस्तों 24 घंटे हो जाएंगे। तो 24 घंटों का पूरा एक दिन बनता है, जो चौथे साल के अंदर ऐड कर दिया गया। इसी प्रकार से दोस्तों 5, इसी प्रकार से अगर आगे बात करूं मैं, इसी प्रकार से अगर आगे बात करूं तो देखो 5 में छोड़ा, 6 में छोड़ा, 7 में छोड़ा, बताओ कितने घंटे छोड़ दिए? 18 घंटे छोड़ दिए। और 8वें वर्ष के अंदर ऑलरेडी 6 घंटे घूम ही रही है वो एक्स्ट्रा। तो 18 घंटा छोड़ा गया जो समय था दोस्तों, वो वापस चौथे साल में ऐड कर दिया। तो यहां भी दिनों की जो संख्या आई वो कितनी आई? 365। तो साधारण की, और बेटा एक दिन जो सभी का छोड़ा गया था वो और बढ़ा दिया। तो हर चौथे साल में, तो बच्चों हर चौथे साल में दिनों की संख्या कितनी आ रही है भाई? 366। फिर 4 साल के बाद दिनों की संख्या कितनी आ गई? 366। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
तो जो लीप वर्ष है मतलब 366 दिनों वाला वर्ष है दोस्तों, वो हर 4 साल के मल्टीपल में आ रहा है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, हर 4 साल के मल्टीपल में आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों अगर 4 साल के मल्टीपल में आने वाले वर्ष जो है वो लीप वर्ष है, इसका मतलब उसमें दिनों की संख्या 366 है, तो उसमें 4 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा ना। इसीलिए दोस्तों हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वह साधारण वर्ष कहलाता है, उसमें तो फरवरी 28 दिनों की और वर्ष में 365 दिन होंगे। लेकिन जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वह लीप वर्ष कहलाता है, उसे अधिवर्ष भी कहते हैं। इसमें फरवरी 29 दिन की, मतलब फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है। और वर्ष में कितने ज्यादा हो जाएंगे दोस्तों? 366 दिन ज्यादा हो जाएंगे। सॉरी, वर्ष में टोटल 366 नहीं, वर्ष में टोटल ही दिन कितने होंगे? 366 दिन होंगे। बोलो यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रॉपरली लीप वर्ष फाइंड आउट करने की। तो देखिए लीप वर्ष ज्ञात करना, लीप वर्ष ज्ञात करना। देखो बेटा, तो बताओ लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम कर क्या रहे हैं दोस्तों? लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए हम 4 का भाग लगा रहे हैं। तो यहां से दोस्तों एक नोट बना करके दे रहा हूं ताकि आप बात को समझ सकें। तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों में तो 4 का, वर्षों में तो 4 का, परंतु शताब्दी में, परंतु शताब्दी में 400 का भाग देते हैं, 400 का भाग देते हैं। लीप वर्ष अगर ज्ञात करना है तो वर्षों में 4 का और शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहां क्वेश्चन लिया कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है? ऑप्शन ए है दोस्तों आपके 1938, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में 1976, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1982, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 1986। बताओ भाई निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है? तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों में तो लगाना होता है 4 का। भाई 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, रिमाइंडर 2 बच गया। 4 दूनी 8, वापस रिमाइंडर 2 बच गया। यहां दो 4 नाम 36, रिमाइंडर 2 है, यहां लगाओ 4 एकम 4, 3, 36 और 4 नाम 36, पूरी तरह भाजित हो गया। तो दोस्तों ये क्या बना? लीप वर्ष बना। लेकिन अगर ये बात इस प्रकार से आ जाए कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा एक, निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा एक लीप वर्ष है? मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए के अंदर दोस्तों मैंने दिया 1100, ऑप्शन नंबर बी में मैंने दिया दोस्तों 1300, ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैंने लिखा 1900 और ऑप्शन नंबर डी के अंदर मैंने लिखा दोस्तों 2000। क्लियर है? तो वही बात देखो, तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों में तो किसका लगाना है भाई? 4 का भाग लगाना है। क्लियर है? और जब शताब्दी आ जाए, परंतु शताब्दी में 400 का भाग देते हैं दोस्तों, यहां 400 का भाग लगाओ, क्या पूरी तरह जा रहा है क्या भाई? 11 में 4 का भाग लगाओगे तो पूरा पूरा भाजित नहीं होगा, और 1300 में भी 400 का भाग लगाओगे तो बेटा 2 0 से 2 0, और 13 में 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। यहाँ पर भी दोस्तों 400 का भाग लगाते हो तो 2 0 से 2 0, और 19 में 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। और 2000 में अगर 400 का भाग देते हो दोस्तों, 2 0 4 से काट देंगे भाई, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 2000 के अंदर जो वर्ष आया, 2000वां जो वर्ष आया वो एक कैसा था? लीप वर्ष था।
उसमें फरवरी तो 29 दिनों के और वर्ष में 366 दिन थे। बोलो क्लियर हो गया क्या? तो इस प्रकार से दोस्तों अपन क्या फाइंड आउट करते हैं भाई, लीप वर्ष ज्ञात करते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगला दोस्तों प्रश्न मेरा, मैंने कहा निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। मैंने क्या कहा, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? ऑप्शन नंबर ए 1600, ऑप्शन नंबर बी 1764, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1200। बताओ भाई साहब, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? कौन सा है जो लीप वर्ष नहीं है? तो लीप वर्ष कैसे निकाल रहे थे भाई? वर्षों में तो 4 का, परंतु शताब्दियों में 400 का भाग देना है। तो दोस्तों यहां भाजित हो गया पूरा पूरा, तो भाई ये तो लीप वर्ष बनेगा। यहां भाग लगाओ, 4 चौके 16, ये भी दोस्तों लीप वर्ष बनेगा। और 4 से काटा, 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर 24 और 4 छिक्की 24, दोस्तों ये भी पूरा पूरा भाजित हो रहा है, ये भी लीप वर्ष बनेगा। और 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ रिमाइंडर 2 बच गया दोस्तों, ये वाला वर्ष लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? वर्षों में तो 4 का, परंतु शताब्दी में 400 का भाग देते हैं। क्लियर है क्या? चलिए, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए। और अगले जो बात है उसको दोस्तों अपन स्क्रीन पर अब लेते हैं। देखो, तो एक नॉट यहां से बन जाता है दोस्तों। नॉट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए कि लगातार क्या कहा दोस्तों मैंने? लगातार 1 से 100 वर्षों में, लगातार 1 से 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, 24 होती है, परंतु लगातार 400 वर्षों में, परंतु लगातार 400 वर्षों, परंतु लगातार 1 से 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या तो दोस्तों यहां हो जाएगी 97 होती है। और सीधे क्वेश्चन यहां से उठाए जाते हैं दोस्तों। सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताओ 1 से लेकर 100 वर्षों के अंदर लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर क्या आएगा? 24। और 1 से लेकर 400 वर्षों में दोस्तों लीप वर्षों की संख्या पूछेगा तो आंसर कितना जाएगा भाई? 97। अब इसको याद कैसे रखना है उसको ध्यान से देखिए दोस्तों। मैंने कहा 1 से 100 वर्षों तक भाई लीप वर्ष कितने होंगे? 24 हो गए, क्योंकि 100वां जो वर्ष है दोस्तों वो 400 से भाजित नहीं है, इसलिए यहां 1 लीप वर्ष क्या होगा? कम होगा। तो 25 के स्थान पर लीप वर्षों की संख्या कितनी रहेगी? 24। क्लियर है? क्योंकि 100वां जो वर्ष है दोस्तों ये शताब्दी वर्ष है और इसमें 4 का नहीं, इसमें 400 का भाग हमें लगाना है। जब हम इसमें 400 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा
और नहीं जाएगा तो दोस्तों ये साधारण वर्ष बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं पूछ रहा हूं 101 से लेकर 200 वर्षों तक। भाई वही गणित है पूरी की पूरी, 101 से लेकर 200 तक, क्योंकि 200 में भी 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए दोस्तों यहां भी लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। और 201 से लेकर 300 वर्षों तक, दोस्तों 300 भी 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं है, इसलिए यहां पर भी बेटा लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। लेकिन 301 से लेकर 400 तक 24 और प्लस का 1, क्यों? ये जो 400 वर्ष है ये 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो बेटा एक जो वर्ष है यहाँ ज्यादा होगा, तो यहाँ लीप वर्ष 24 के स्थान पर कितने आएंगे भाई साहब? 25 आएंगे। बोलो क्लियर है क्या? इसी प्रकार से 1 से लेकर 400 वर्षों में कुल लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी भाई? 24 चौके 96 और 1 97। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई हो तो दोस्तों क्वेश्चन के आंसर करिए ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको बातों को समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने कहा दोस्तों 1 से देखिए क्वेश्चन मेरा यह है कि लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी होगी? अब इस बात को ध्यान समझिए दोस्तों, ऑप्शन दे रहा हूं यहां, ध्यान समझिए। ऑप्शन नंबर ए में है 24, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों 25, ऑप्शन नंबर सी में है 24 या 25, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो यहां आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए बताइए? लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी बच्चों? अगर यह प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो यहां आंसर करना है 24 या 25। अब आप कहेंगे सर 24 या 25 क्यों किया? तो इसका जो जवाब है दोस्तों वो अगले प्रश्न में मिल जाएगा। मैंने कहा लगातार, ध्यान से समझिएगा बस, लगातार 1 से 100 वर्षों तक, 1 से 100 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां 1 से 100 वर्ष कह रहा है, तो दोस्तों 1 से 100 वर्षों तक की जो लीप वर्षों की संख्या है वो तो 100% कितनी होगी? 24 होगी। तो यहां ऑप्शन नंबर ए में है 24, बी में है दोस्तों 25, सी में है 24 या 25, और ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से मेरी बात समझो भाई, तो यहां रिप्लाई क्या आया बताओ? यहां आ गया बेटा 24। क्यों? यहां लगातार 100 वर्ष पूछ रहा है, वो लगातार 100 वर्ष अगर ये वाले हैं तो दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा 25, अगर वो 100 वर्ष ये वाले हैं या ये वाले हैं तो आंसर आएगा 24। तो यहां ऊपर वाले प्रश्न में 100 वर्ष कौन से लिए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली दोस्तों, उसका उल्लेख प्रॉपरली नहीं है, इसीलिए 100 वर्षों के अंदर लीपर 24 भी हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। तो आइदर 24 और 25 अपना आंसर हो जाएगा। बट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में कहा गया है कि लगातार 1 से 100 वर्षों तक लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, और 1 से 100 वर्षों तक पूछ रहा है, 1 से 100, और 1 से 100 में तो दोस्तों 100% क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा कि कितनी हो गई भाई? 24। चलिए इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। मैंने कहा लगातार 400 वर्षों में
लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? भाई लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अपने पास ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन नंबर बी में है भाई 96, ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों 97, या ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों 96 या 97। बताओ भाई आंसर क्या आएगा? अब कुछ बच्चे यहाँ 96 और 97 करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ 100% 97 आएगा। भाई लगातार 400 वर्ष, अगर यहां से यहां तक चलूं तो दोस्तों टोटल जो लीप ईयर है वो कितने आ रहे हैं? 97 आ रहे हैं। और 400 वर्षों के पश्चात कैलेंडर की क्या हो जाती है दोस्तों? पुनरावृत्ति हो जाती है। इसलिए 400 वर्षों में लीप वर्षों की जो संख्या पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी भाई? 97। अब ये 400 साल कहीं से लेकर कहीं तक भी चलाओ, 400 वर्ष कहीं से स्टार्ट करके कहीं तक भी चलो दोस्तों, डेफिनेटली 400 सालों में लीपर जो होंगे वो 97 ही आने हैं, क्योंकि 400 वर्षों के पश्चात कैलेंडर अपने आप को पूरी तरीके से क्या करता है बच्चों? रिपीट करता है। बोलो क्लियर हो गया क्या? ये क्वेश्चन ऐसे। अब अगला प्रश्न देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार 1 से 400 वर्षों तक लीप शताब्दी वर्षों की संख्या कितनी होती है? चलिए अब इस प्रश्न का आंसर दीजिए, ध्यान से पढ़े। लगातार 1 से लेकर 400 वर्षों तक लीप शताब्दी वर्षों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 1 से 400 तक लीप शताब्दी वर्ष, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों 96, ऑप्शन नंबर बी में है 97, ऑप्शन नंबर सी में है 96 या 97, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आप सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन क्यों रिपीट कर दिया? अरे भाई रिपीट नहीं किया, बड़े ध्यान से पढ़ो। ऊपर कह रहा है भाई लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, यहां लीप ईयर्स फाइंड आउट करने हैं। यहां क्या कह रहा है? लगातार 1 से लेकर 400 वर्षों में क्या भाई? लीप वर्ष नहीं, लीप शताब्दी वर्षों की संख्या। अरे लीप वर्ष तो 97 है, लेकिन इसमें भी शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष वो होता है जो दोस्तों जिसके अंत में 2 जीरो आती हैं, और लीप शताब्दी वर्ष वो बनेगा जो 400 से पूरी तरह भाजित है। इसका मतलब यहां 400 में 400 का जो भाग लगाया दोस्तों ये 1 आया, इस 1 को ही हमने क्या कहा है? लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये जो 1 आया बच्चों, ये 1 ही क्या बना आपका? लीप शताब्दी वर्ष बना। बोलो क्लियर है क्या? तो लगातार 400 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या है वो तो होगी दोस्तों 97, और लगातार 400 वर्षों में लीप शताब्दी वर्षों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी दोस्तों आपकी 1। और जो 1 आएगा वो 1 भी क्या होगा दोस्तों? 1 जो लीप शताब्दी वर्ष आया वो भी कौन सा आया भाई? 400वां। तो इसके अंदर दोस्तों जो लीप शताब्दी वर्ष आ रहा है 1, वो भी कौन सा आ रहा है? 400वां। बोलो बात समझ में आ गई? तो 400वां जो वर्ष आया वो क्या बना? एक लीप शताब्दी वर्ष बना। तो पूरे का पूरा जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। दोबारा से पूरी बात को एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, उसको बात को ध्यान से समझते हैं। देखिए
हम बात कर रहे थे कैलेंडर की कि निम्न में से सही शब्द कौन सा है दोस्तों। कैलेंडर का जो राइट वर्ड है वो CALENDAR, तो इसमें क्या आते हैं AEA आता है। जनवरी से दिसंबर तक का जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं उसमें मंथ होते हैं 12, तो कुछ महीने 28 के, कुछ 29 के, कुछ 30 और कुछ 31 के होते हैं। बोलो क्लियर है, आज समझ में आ गया होगा। जिस कैलेंडर की अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। क्यों है ग्रेगोरियन कैलेंडर? क्योंकि पॉप ग्रेगोरी 13 ने सन 1582 ईस्वी में इस कैलेंडर को पूरी तरह से बनाया था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचलित कैलेंडर अगर पूछा जाता है तो आंसर क्या आएगा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। सन 15 और द गैजेट ऑफ इंडिया में जिस कैलेंडर को मान्यता दी गई है वो भी कौन सा है दोस्तों? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पूछा जाएगा दोस्तों, आप क्या आंसर करोगे? शक कैलेंडर। उसके बाद 1 जनवरी 1 AD को कौन सा वार था भाई? सोमवार था। कैलेंडर के स्टार्टिंग का डे है। यहाँ AD का मतलब हो गया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद के जितने भी वर्ष हैं। सप्ताह का जो पहला वार हुआ दोस्तों वो भी सोमवार हुआ। ईसा मसीह का जन्म के पहले के समय को कहा गया BC यानी बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को कहा गया ईस्वी यानी कि एनो डोमिनी AD। अगली बात हमने पढ़ी दोस्तों वर्षों की। अपने पास वर्ष बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, साधारण यानी कि ऑर्डिनरी ईयर और लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है वह साधारण वर्ष कहलाता है। इसमें फरवरी 28 दिन की तथा वर्ष में 365 दिन होते हैं। और लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है। इसमें फरवरी 29 दिन की और वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष के अंदर 52 सप्ताह व 1 दिन होता है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। उसके बाद हमने दोस्तों बात करी कि पृथ्वी पूरी तरीके से अपना एक चक्कर सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में जो लेती है वो 365 से 1/4 दिन होता है। 1/4 दिन मतलब 6 घंटे अपन ने यहाँ छोड़े, 6 घंटे दूसरे साल में, तीसरे साल में भी 6 घंटे छोड़े, और दोस्तों 18 घंटे जो थे वो चौथे साल में अपन ने ऐड कर दिए, क्योंकि समय को छोड़ नहीं सकते थे। ये दिन की गणना को बिगाड़ रहे थे। ये जो 1/4 दिन है ये दिन की कैलकुलेशन को बिगाड़ रहा था दोस्तों। तो ग्रेगोरी ने यहाँ से सभी 6 घंटे हटा दिए और जो हटाया गया समय था वो चौथे साल में लाकर जोड़ दिया, तो यहाँ दिनों की संख्या हो गई 366। इसी प्रकार से 5, 6 और 7 में छोड़ा और 8 में जोड़ दिया, तो लीप वर्ष जो आ रहा है मतलब 366 दिनों का जो वर्ष है उसे लीप वर्ष कहा गया। और 366 दिनों का जो वर्ष है वो 4 साल बाद आ रहा है। तो पहला 4 में आया, दूसरा 8 में, फिर 12 में, 16 में, 20, 24, 28, 32, 36, 36, 40, 44, इस प्रकार से दोस्तों वर्ष चलते रहे। तो जो वर्ष आए वो सारे के सारे मल्टीपल में आए भाई, 4 के मल्टीपल में आए। इसलिए कॉन्सेप्ट बन गया कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों में 4 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि जो भी लीप वर्ष बन रहा है वो 4 के मल्टीपल में होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, शताब्दी जो आती है शताब्दी में फिर 400 का भाग लगाना। तो यहाँ छोटा सा प्रश्न अपन ने पढ़ा कि कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए वर्षों में 4 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ 4 का भाग पूरा चला जाता है, इसलिए लीप वर्ष हो गया। शताब्दी वर्षों में से अगर कोई लीप वर्ष निकालना है तो 4 का नहीं भाई, 400 का भाग लगाएंगे। 400 का जिसमें भाग पूरा चला गया वो शताब्दी वर्ष बन गया। निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? तो लीप वर्ष दोस्तों शताब्दियों में तो देना है 400 का और लीप वर्ष में देना है 4 का, सॉरी वर्षों में देना है 4 का और शताब्दी में देना है 400 का भाग। अगर पूरी तरह भाजित हो जाते हैं तो दोस्तों लीप वर्ष बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ 1600 में 400 का भाग पूरा जा रहा था, ये एक लीप वर्ष था। 46 में देखो 1200 में 400 का भाग पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये भी एक लीप वर्ष है। और 64 में 4 का भाग देना था क्योंकि वर्ष है, यहां पर भी भाग पूरा जा रहा है। 16 चौकू 64 मतलब ये भी क्या है? एक लीप वर्ष है। तो कौन सा लीप वर्ष नहीं था ये प्रश्न अपना था, तो क्या है अपना 1946 है। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 24, परंतु लगातार 1 से 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 97 हो जाएगी। 100 वर्ष, अब देखो यहाँ 100 वर्ष कौन से हैं ये कंफर्म नहीं है। अगर ये 1 से 100 तक के हैं तो आंसर 24 है। अगर ये 301 से 400 तक के हैं तो आंसर 25 भी हो सकता है। तो 100 वर्षों के अंदर लीप वर्षों की संख्या 24 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। लेकिन जब 1 से 100 लिखा है तो दोस्तों डेफिनेटली 24 होगी ही होगी। और लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या पूछेगी तो दोस्तों 97 हो जाएगी। और आप जानते हो 400 वर्षों के पश्चात कैलेंडर क्या करेगा भाई? रिपीट करता है। तो इस बात को भी अपन लिख देते हैं दोस्तों, 400 वर्षों के पश्चात कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। तो नॉट यहां पर एक और लिख देते हैं दोस्तों, क्या है नॉट इंपॉर्टेंट, कि 400 वर्षों के पश्चात, 400 वर्षों के पश्चात कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। 400 वर्षों के पश्चात दोस्तों कैलेंडर पूरी तरीके से अपने आप को क्या करता है भाई?
रिपीट करता है। तो जब 400 वर्षों में लीप वर्ष पूछेगा तो उसका आंसर 100% 97 होगा। लेकिन नीचे जो दिया गया प्रश्न है बड़ा इंटरेस्टिंग, बेहतरीन है। लगातार 1 से 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या पूछी है, लीप वर्ष नहीं भाई, लीप शताब्दी वर्षों की संख्या पूछी है। और 400, 1 से लेकर 400 वर्षों तक जो लीप शताब्दी वर्ष होगा वो केवल और केवल एक आएगा। कौन सा भाई? 400वां। तो यानी कि यहां इस प्रश्न का अगर मुझे आंसर करना हो तो आंसर क्या होगा? प्रश्न का बताओ आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा 1। लगातार 400, लगातार 1 से 400 वर्षों तक लीप शताब्दी वर्षों की संख्या कितनी होगी? केवल 1 होगी। और जो 1 आएगा वो भी कौन सा होगा दोस्तों? 400वां होगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसी के साथ दोस्तों आज का अपना जो सेशन था वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। उम्मीद और मेरी आशा तो यही है कि आपको बातें पूरी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आपको चीज़ों को रटना नहीं है, बहुत ही बेसिक से ध्यान से समझते हुए चलना है। फिर इस कैलेंडर की जो अगली बातें हैं दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।